हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल का ये वाइट बोर्ड नोट्स 3 है। तो आज के हमारे डिस्कशन के टॉपिक क्या रहने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट सिलेक्टिव शेड्यूल क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ क्या आता है और टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद आपको ये कॉन्फ्लिक्ट सिलेक्टिव शेड्यूल निकालना और बहुत सारी चीज़ें निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है अगर आप ये दो चीज़ें सीख सकते हो। तो दो चीज़ें ये सीख जाओगे तो आप सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर ही सब चीज़ निकाल लोगे। ये CSS भी निकालोगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिलेक्टिव शेड्यूल भी निकाल लोगे, सिलेक्टिव शेड्यूल है या नहीं ये भी फाइंड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इससे आसान हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इन्हीं के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसमें मैंने फिर सारे लिखे हैं। फिर हम नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे टॉपिक पे व्यू सिलेक्टिव शेड्यूल, जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज से फर्स्ट हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने पिछले बोर्ड में डिस्कस करा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल दो तरीके का होता है, बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी और बेस्ड ऑन सिलेक्टिबिलिटी। सो बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी पे जो इर्रिवोकेबल शेड्यूल था, रिकवरेबल शेड्यूल था और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल था और कास्केडलेस रिकवरेबल रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल जो था वो हम पढ़ चुके हैं पिछले बोर्ड में ही। उसका जो दूसरा टाइप था बेस्ड ऑन सिरियलाइजेबिलिटी, जिसमें दो तरीके के थे, कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल और व्यू सिरियलाइजेबल। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जान पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में, इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आता है उसके बारे में हम आज जान पाएंगे। अगले बोर्ड में हम देखेंगे व्यू सिरियलाइजेबल के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या होता है। अभी हमें कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल शेड्यूल समझने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए और कुछ चीजें हैं पता होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हम किसको कहते हैं? Two operations are called a conflicting operations if all the following conditions hold true for them. हम किसी भी ऑपरेशंस को कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस तभी कह सकते हैं यार जब उसमें ये तीन कंडीशंस ट्रू हों, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ऑपरेशंस किसको कह रहे हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हम किसको कह रहे हैं? जिसकी रीड और राइट हो गए, ये किस ऑर्डर में ऐसे प्रेजेंट हों कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं एग्जांपल से हम जानेंगे। पहला क्या बोला है? बोथ द ऑपरेशंस बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। दोनों के दोनों ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करने चाहिए। ऑपरेशंस यहाँ पर क्या है? रीड और राइट वाले, मतलब रीड राइट वाले जो ऑपरेशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करने चाहिए। बोथ दी ऑपरेशंस आर ऑन द सेम डेटा आइटम। दोनों के दोनों जो ऑपरेशंस है वो सेम डेटा आइटम पे होने चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशंस वन ऑफ द टू ऑपरेशंस इज अ राइट ऑपरेशंस। कम से कम एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो एक हमारे पास शेड्यूल 1 है जिसमें हमारा T1 है, ये T2 है। यहाँ पर पहले मैं कर रहा हूँ रीड A को और यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी राइट A। ठीक है, T1 ने पहले रीड करी वैल्यू, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई, T2 ने चेंज कर दी। अगर मैं ये दो ऑपरेशंस की पोजीशंस को स्वैप कर दूं और S2 नाम का नया शेड्यूल बनाऊं, मैंने क्या कर दिया? इसकी पोजीशन को स्वैप कर दिया, यानी कि मैंने पहले क्या कर दिया? रीड कर दिया, सॉरी पहले मैंने राइट कर दिया और बाद में मैंने रीड कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये शेड्यूल 1 इक्वल है शेड्यूल 2 के? क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं यहाँ पर? बोलोगे यहाँ पर हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पहले रीड हुआ है, यानी कि जो रीड हुआ होगा वो इनिशियल वैल्यू होगी ए की, और जो राइट हुआ होगा यानी कि जो अपडेट करा है वो बाद में करा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले T2 ने अपडेट कर दिया, उसके बाद रीड ए में क्या हुआ? रीड ए में वो वैल्यू रीड हुई है जो T2 ने अपडेट करी है, जो कि यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर इनिशियल रीड था, यहाँ पर अपडेट वैल्यू वो लेगा जो T2 ने अपडेट करी है। तो दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, और दोनों का बिहेवियर क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 इज नॉट इक्वल टू S2। तो इसलिए हमारे क्या है? ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा क्योंकि इसका बिहेवियर क्या नहीं है? सेम नहीं है। और देखो तीनों कंडीशन इसमें ट्रू होंगी। बोथ दी ऑपरेशंस बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। दोनों ऑपरेशंस जो है रीड राइट वाले वो अलग अलग ट्रांजैक्शन से बिलोंग करते हैं। बोथ दी ऑपरेशंस आर ऑन द सेम डेटा आइटम। दोनों के दोनों ऑपरेशन सेम डेटा आइटम पे होंगे। जैसे कि ये भी डेटा आइटम ए को रीड कर रहा है, ये भी डेटा आइटम ए को रीड कर रहा है। अगर डिफरेंट डेटा आइटम होते, मान लो ये रीड कर रहा होता है ए डेटा आइटम को,
ये राइट कर रहा होता बी पे, तो एक दूसरे पे कोई फर्क होता ही नहीं, कोई डिपेंडेंसी आती ही नहीं। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, सेम डेटा आइटम होना चाहिए, सेम डेटा आइटम होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द टू ऑपरेशंस इज अ राइट ऑपरेशन, दोनों में से एक ऑपरेशन राइट का होना चाहिए, चाहे ये राइट का होता या ये राइट का होता, लेकिन इतना है कि मिनिमम कम से कम एक राइट तो होना चाहिए। और अगर दोनों राइट ले लो तो भी ये हम कॉन्फ्लिक्टिंग बना सकते हैं। इसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक हमने राइट लिया, एक हमने रीड लिया। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर मैं राइट वाला कर देता हूँ। अगर मान लो मैं ये राइट कर देता हूँ, राइट 1 ये राइट 2, यहाँ पर राइट 1 ये राइट 2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अभी भी इन दोनों का बिहेवियर क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर पहले अपडेट वैल्यू T1 ने करी अपडेट वैल्यू A की, फिर बाद में T2 ने करी। तो मान लो अगर इनिशियल वैल्यू A की 0 मान लो A की इनिशियल वैल्यू 0 है, T1 को अपडेट करनी थी वैल्यू उसकी 10 और T2 को उसकी वैल्यू अपडेट करनी थी 20, तो उसने यहाँ पर क्या कर दी, 10 वैल्यू अपडेट कर दी। यानी कि अब A की वैल्यू क्या है, 10 है, मैं यहाँ पर काट के लिख देता हूँ 10 है वैल्यू। फिर T2 को क्या करनी थी वैल्यू अपडेट 20, तो इसने यहाँ पर 20 कर दिया, यानी कि अब 10 नहीं 20। यानी कि एट द एंड हम क्या देखते हैं, जो मैंने इक्विवेलेंट शेड्यूल आपको सबसे पहले या दूसरे बोर्ड में जो भी पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट शेड्यूल कब कैसे देखते हैं। एक तो रीड सेम होना चाहिए दोनों शेड्यूल का, और फाइनल अपडेट कैसा, फाइनल अपडेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली अपडेट करके ए की वैल्यू क्या बची 20, लेकिन अगर आप इसको रन करो तो उसमें भी ए की इनिशियल वैल्यू 0 मानो, तो T2 को क्या करना था, T2 को 20 करनी थी वैल्यू, तो उसने पहले क्या करा 20 करी वैल्यू, तो 0 से 20 हुई वैल्यू। फिर T1 चला, इसको 10 करनी थी वैल्यू, तो इसने 20 काट के 10 लिख दिया। तो यहाँ पर 20 वैल्यू एट द एंड और यहाँ पर क्या है 10 वैल्यू है एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो स्वैपिंग क्या है, यहाँ दोनों में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा। और इसमें भी मिनिमम एक राइट है, और दोनों ऑपरेशंस जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सेम डेटा आइटम पे हो रहे हैं, और बोथ द ऑपरेशंस बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन भी हैं। ये चीज है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस किसको हम कहते हैं। टू ऑपरेशंस आर कॉल्ड नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस इफ एंड ओनली इफ बोथ द ऑपरेशंस आर ऑन डिफरेंट डेटा आइटम्स। हम किसी भी दो ऑपरेशंस को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कब कहेंगे, जब दोनों के दोनों ऑपरेशंस डिफरेंट डेटा आइटम्स में होंगे। यानी कि मान लो अगर मैं राइट A कर दूं T1 में और राइट B कर दूं T2 में, तो क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं? नहीं है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर पहले मैं रीड का एग्जांपल ले लेता हूँ, या फिर मैं सेकंड पॉइंट पहले पढ़ता हूँ, और यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो भी चल जाएगा। बोथ द ऑपरेशंस आर रीड ऑपरेशन, अगर दोनों के दोनों रीड ऑपरेशन है तो वो क्या होंगे, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होंगे। तो देखो कैसे है, सेकंड वाला पहले मैं देख लेता हूँ। जैसे कि दोनों के दोनों क्या है, रीड ऑपरेशंस में ले लेता हूँ। अगर ये रीड A को कर रहा है और ये रीड A को कर रहा है, और सेम डेटा आइटम है, आप देख सकते हो सेम डेटा आइटम लिया मैंने। अगर मैं इनकी पोजीशन को स्वैप कर दूं, अगर ये रीड A कर दूं और मैं यहाँ पर रीड A कर दूं, रीड 1 है ये रीड 2 है, ये रीड 1 है ये रीड 2 है, तो क्या मेरा S1 इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट है? क्योंकि इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि पोजीशन हमने स्वैप कर दिया, तो इक्विवेलेंट हो सकता है। क्या इक्विवेलेंट है ये देखो T1 क्या कर रहा है, रीड जो कर रहा है वैल्यू वो इनिशियल वैल्यू कर रहा है, इनिशियल वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस, ये भी इनिशियल वैल्यू कर रहा है रीड डेटाबेस से। यहाँ पर देखो तो भी ये इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है, यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है। तो दोनों का क्या है, यहाँ पर पोजीशंस जो ऑपरेशंस है उनकी पोजीशन स्वैप करने के बाद भी ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, इसलिए हम ये क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, कि इनको पोजीशन स्वैप करने के बाद भी ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो अगर दोनों दोनों रीड ऑपरेशंस हैं तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, बिना देखे बोल सकते हो। लेकिन बोथ दी ऑपरेशंस आर ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम, अगर दोनों के दोनों ऑपरेशंस डिफरेंट डेटा आइटम्स में हैं तो भी क्या होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर रीड करा जा रहा है A को और यहाँ पर राइट करा जा रहा है B को, या फिर मैं कर दूं कि यहाँ पर राइट पहले B को करा जा रहा है और यहाँ पर रीड बाद में A को करा जा रहा है। तो दोनों डिफरेंट डेटा आइटम्स को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये शेड्यूल लूँ, शेड्यूल 1, तो उसमें इनिशियल रीड हो रहा है A का और फाइनल अपडेट हो रहा है B का।
अगर मैं इन दोनों की पोजीशंस को स्वैप कर दूं तो पहले मैं T2 चला दूं, T2 में पहले फाइनली अपडेट B को किसने करा है, T2 ने करा है। यहाँ पर भी फाइनली अपडेट किसने करा है, T2 ने करा है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू रीड हो रही है A की, यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू रीड हो रही है A की। तो अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा आइटम्स में तो एक दूसरे पे क्या है, ये कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम्स में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारे क्या होंगे, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होंगे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट जानना था कि पोजीशंस को स्वैप करने के बाद भी अगर वो इक्विवेलेंट है शेड्यूल, उसका बिहेवियर जो है सेम आ रहा है, तो वो हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग में बटे होते हैं। अगर इक्विवेलेंट आ रहा है बिहेवियर तो क्या है हमारा, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आया है, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होंगे। अब हम तैयार है पढ़ने के लिए कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। पहले हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है वो जानेंगे, उसी के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल को हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, कंसीडर टू शेड्यूल्स SI एंड SJ। दो शेड्यूल्स को आप कंसीडर करो, SI और SJ, जैसे हमने S1 और S2 माने थे वैसे ही दो शेड्यूल है। इफ वन ऑफ देम can be transformed into another by swapping the position of any number of non-conflicting operations in it, then schedule SI and SJ are called conflict equivalent schedule। तो देखो दो शेड्यूल हैं SI और SJ, अगर इनमें से किसी एक शेड्यूल के नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की पोजीशंस को स्वैप करने के बाद वो SJ के इक्वल हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं एक शेड्यूल लूं SI, अगर उसमें जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं अगर मैं उनकी पोजीशन को स्वैप कर दूं, अगर वो इक्वल हो जाते हैं SJ के, तो मैं उनको क्या कह सकता हूं, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल है। वो क्या है हमारे, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल है। सिंपल सी बात है। क्या स्वैप हो रहा है वो मैंने आपको ऊपर दो समझाने के बदले यहाँ पर एग्जांपल में दिखा दिया कैसे स्वैप करना है। तो अगर दो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस किसी भी एक शेड्यूल के स्वैप करने के बाद वो किसी दूसरे शेड्यूल के इक्वल हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल कहलाएगा। कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल कैसे फाइंड करना है, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल आता है। If given schedule can be converted into a serial schedule by swapping the positions of any number of its non-conflicting operations, then it is called a conflict serializable schedule। देखो कहने का मतलब क्या है, if given schedule can be converted, अगर दिया गया शेड्यूल कन्वर्ट हो सकता है सीरियल शेड्यूल में, by convert into serial schedule by swapping the position of any number of non-conflicting operation। अगर दिया गया शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हमें जो शेड्यूल दिया गया है, जैसे ये शेड्यूल जो दिया गया है, अगर इसके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को मैं स्वैप कर दूं, अगर वो मेरा एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग द पोजीशन ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, देन इट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल। तो मैं उसको क्या कहूंगा, एक कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल कहूंगा। पहले हम बेसिक तरीका देखेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। If given schedule is conflict equivalent to at least one of the serial schedule, अगर हमारा जो given schedule है अगर वो conflict equivalent है किसी भी एक serial schedule के, then it is called conflict serializable schedule। तो हम इसको क्या कहेंगे, conflict serializable schedule कहेंगे, इसलिए हमने conflict equivalent schedule पढ़ा। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, अगर दिया गया शेड्यूल conflict equivalent है किसी एक serial schedule के, अगर दिया गया शेड्यूल हमारा conflict equivalent है किसी एक शेड्यूल के, तो वो हमारा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल होगा। आप इस पिक्चर को देख के देख भी सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछला बोर्ड अगर पढ़ा है, लाइन वाइज अगर आप पढ़ते आ रहे हो, तो सिरिअलाइजेबल फाइंड करने के लिए भी हमने ऐसा ही कुछ करा था। तो यहाँ पर देखो एक न्यूमेरिकल है, क्या देखा है, चेक वेदर द गिवन शेड्यूल एस इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो हमारा शेड्यूल हमें दे रखा है ये कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले हमने क्या करा, T1 और T2 यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन है। पहले T2 रीड कर रहा है A को, फिर T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है A को, फिर T1 A कर राइट कर रहा है A की वैल्यू, यहाँ पर B की वैल्यू रीड हो रही है, यहाँ पर B की वैल्यू रीड हुई है, उसके बाद राइट हुई है एट दी एंड। तो फाइनल अपडेट किसने करा है, हमारा T1 ने करा है B को, और फाइनल अपडेट A की वैल्यू किसने करी है, T1 ने ही करी है। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या फाइंड देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट सिरिअलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं। तो देखो कैसे देखेंगे, क्या था इसमें, अगर गिवन शेड्यूल कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर गिवन शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड, अगर दिया गया शेड्यूल कन्वर्ट हो सकता है सीरियल शेड्यूल में बाय स्वैपिंग द पोजीशन ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो है, अगर मैं उसकी पोजीशंस को स्वैप करने के बाद अगर मैं वो सीरियल शेड्यूल में बना दूं, सीरियल शेड्यूल कौन कौन से पॉसिबल है, कौन कौन से होंगे, मैंने T1 को पहले एग्जीक्यूट करा दिया,
फिर T2 को कराया तो एक सीरियल शेड्यूल ये पॉसिबल है, मैंने T2 को पहले एग्जीक्यूट कराया फिर T2 को कराया तो एक सीरियल शेड्यूल ये पॉसिबल है। ये सब हम देख चुके हैं। तो मैंने क्या करा, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस पहले से मैं ढूंढता हूँ। तो देखो R2 यानी कि R2A का मतलब क्या, ट्रांजैक्शन 2 ने जो रीड करा है A की वैल्यू यानी कि ये, एंड R1A आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, ये दोनों क्या है हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर जो इनिशियल रीड हो रहा है ये क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है A की, फिर ये भी क्या कर रहा है, ये T1 ने जो A रीड करा है ये भी इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है, और यहाँ पर राइट हो रही है A की वैल्यू, यानी कि A की वैल्यू उसके बाद नीचे कहीं पर रीड नहीं हुई, कहीं पर राइट नहीं हुई। तो इनिशियली रीड हुआ है, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ है, T1 ने अपडेट करी है वैल्यू A की। लेकिन अगर मैं पहले सीरियलाइजेबल शेड्यूल से मैं कंपेयर करूं, T1 तो इनिशियली रीड कर रहा है, यहाँ पर भी T1 इनिशियली रीड कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वैल्यू अपडेट हो गई तुरंत सेकंड वाले उसमें क्या हुआ, इसने वैल्यू अपडेट कर दी, उसका B की वैल्यू रीड हुई, अपडेट हुई। अभी हम A को ही देखते हैं। फिर यहाँ पर जाके A की वैल्यू रीड हुई है T2 की, यहाँ पर जो रीड हुई है A की वैल्यू T2 की, वो क्या हुआ है हमारा, ये वो अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है जो T1 ने अपडेट करी है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों इनिशियल रीड ले रहे हैं, T1 और T2 इनिशियल रीड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तो T1 तो इनिशियल रीड ले रहा है, लेकिन T2 हमारा क्या ले रहा है, वो रीड कर रहा है वैल्यू जो अपडेट करी है T1 ने। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो वही लिखा है रीड A एंड रीड 2A एंड राइट 1A, यानी कि ट्रांजेक्शन 2 का जो रीड है, ट्रांजेक्शन 2 का जो ये रीड है वो इक्वल नहीं है रीड A के, राइट 1A के, जो वन ट्रांजेक्शन है यहाँ पर T1 ने जो रीड राइट करा है, आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। तो इसलिए क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है, क्योंकि अगर मैंने इनकी पोजीशंस को चेंज करा तो ये क्या हो गए मेरे, वो सही रिजल्ट नहीं दे रहे, जैसा है बिहेवियर इनका क्या है, अलग अलग हो रहा है। तो रीड 2A कैन नॉट बी मूव्ड बिलो राइट 1A, तो इसलिए मैं रीड A को नीचे नहीं रख सकता राइट 1A के। शेड्यूल S कैन नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल T1 टू T2, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा जो गिवन शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है इसके, क्योंकि हमने कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट की क्या डिफाइन पढ़ी थी कि कोई भी दो शेड्यूल है SI और SJ, अगर SI में मैं नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की पोजीशंस को चेंज करके अगर ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर बाय स्वैपिंग द पोजीशन ऑफ एनी नंबर ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, अगर मैं उसको SJ के इक्वल बना देता हूं तो मैं उसको क्या कहूंगा कि मैं तब ये कह सकता हूं कि SI और SJ इक्विवेलेंट है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। लेकिन मैंने इसके क्या करा, यहाँ पर अगर पोजीशंस को मैंने अगर चेंज करके देखा तो मेरे इस जो इससे मुझे कंपेयर करना है सीरियल शेड्यूल से, उसके इक्वल नहीं आया, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरे वाले से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले के दो यहाँ पर रीड कर दिए गए हैं, और पहले मतलब T2 ने ट्रांजेक्शन कराया, उसका T1 ने कराया। तो यहाँ पर दूसरे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन से नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं। देखो रीड हुआ यहाँ पर A का और राइट हुआ यहाँ पर B का, ये क्या है, डिफरेंट डेटा आइटम्स में। और तो हमारा क्या है, हमने पढ़ाया था बोथ दी ऑपरेशंस आर ऑन डिफरेंट डेटा आइटम्स, तो हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ये तो हमें पता चल गया ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग थे, वो तो हमें डिफाइन से पता चल गया था, ठीक है। लेकिन ये दोनों की बात करते हैं, ये दोनों हमारे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, क्योंकि दोनों एक तो एक रीड है और दोनों डिफरेंट डेटा आइटम्स में, यानी कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ क्या, वी कैन स्वैप देयर पोजीशन, हम इनकी क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को स्वैप कर सकते हैं, यानी कि रीड बी जो है ये ऊपर आ सकता है, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, जो कि यहाँ पर हुआ है। और इसकी पोजीशंस को चेंज करने के बाद, इसको ऊपर लाने के बाद, इसको नीचे लाने के बाद हमारा यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इस सीरियल शेड्यूल के इक्वल है। कमाल की बात यह है कि सीरियल शेड्यूल के कंपैरिजन ही करना है कि हमने T2 को एग्जीक्यूट करा, ये भी इनिशियल रीड है A का, यहाँ पर भी इनिशियली रीड है A का, इनिशियल B का रीड है, इनिशियल B का यहाँ पर रीड है, इससे पहले कोई भी B का राइट नहीं हुआ, यहाँ पर भी इनिशियल A का रीड है, यहाँ पर भी इनिशियल A का रीड है, यहाँ पर फाइनली अपडेट करा गया है T1 के द्वारा A को, यहाँ पर भी फाइनली अपडेट करा गया है T1 नहीं, फिर इनिशियली रीड होगा, इसका भी इनिशियली रीड है, फाइनली राइट करा गया है B को T1 ने, फाइनली राइट करा है T1 को, फाइनली राइट करा है B की वैल्यू T1 है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल है। तो हमारा जो शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है इस शेड्यूल के। S इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल दिस, इस ये लिखा है
कि ये मेरा जो शेड्यूल है ये इस शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, एस इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल दिस, इसके ये वाला शेड्यूल इसकी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्या है, पोजीशन को चेंज करने के बाद इसके इक्वल आ रहा है और दोनों का बिहेवियर सेम है। S is conflict equivalent to at least one of the serial schedule। S जो हमारा है ये कम से कम एक हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, therefore S is a conflict serializable schedule, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था if given schedule is conflict equivalent to at least one of the serial schedule, अगर हमारा गिवन शेड्यूल किसी एक सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, जो कि है ये वाला शेड्यूल मेरा इस वाले शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, तो तब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल कह सकता हूँ। यहाँ पे जो लिखा दिया एस इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल इज T2 to T1, इस वाले कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है इसके। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर, इफ गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो भी मैंने आपको नोट यहाँ पे लिखे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गिवन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है, कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल इतना बड़ा वर्ड आ रहा है इसलिए मैं इसको आगे जाके CSS भी लिखा है तो मैं आपको तब बता दूंगा, लेकिन CSS जब दिया है तब भी समझना मैं कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल। तो देखो अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है तो देन वी आर श्योर दैट द गिवन शेड्यूल इज सिरिलाइजेबल शेड्यूल। देखो कितने आसान हो गया, अगर आपको पता, अगर आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है, अगर आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है तो आप वहीं से डिटरमाइन कर सकते हो कि वो आपको पता चल गया कि वो मेरा सीरियल शेड्यूल तो होगा ही होगा, अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है तो वो सीरियल शेड्यूल होगा ही होगा। दूसरा नोट क्या था, इफ गिवन शेड्यूल इज नॉट अ CSS, अगर मेरा गिवन शेड्यूल CSS नहीं निकलता, मान लो ये वाला जो शेड्यूल है इसके भी इक्वल तो है ही नहीं, इसके भी इक्वल नहीं निकलता मान लो, तो मैं क्या कहता, ये मेरा CSS नहीं है, तब मैं ये कहता देन द गिवन शेड्यूल मे और मे नॉट बी सिरिलाइजेबल। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपका कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका वो सिरिलाइजेबल है या नहीं। मतलब अगर आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है तो वो सिरिलाइजेबल शेड्यूल होगा। अगर आपका गिवन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो आप वो सिरिलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, हमें उसके लिए चेक करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर CSS है तो वो सिरिलाइजेबल शेड्यूल होगा ही होगा, अगर CSS नहीं है सो अगर हमारा शेड्यूल CSS नहीं है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते वो सिरिलाइजेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल नहीं है तो वो सिरिलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कहें कि वो कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल है तो वो सिरिलाइजेबल शेड्यूल होगा ही होगा। ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिमाग में रखना है, आगे ये काम आएंगे ये इसमें। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ की। प्रेसिडेंस ग्राफ से जो अभी हमने ये काम किया अब आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे क्या होगा, तो ये एग्जाम में बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा अगर आप प्रेसिडेंस ग्राफ को पढ़ लेते हो और बिल्कुल 10 सेकंड में। कैसे, हमें यहाँ पर क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शंस का फ्लो है, जो ट्रांजैक्शंस का फ्लो है इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को एनालाइज करेंगे, उस ग्राफ को समझेंगे क्या है वो, और उसके बेसिस में हम बता सकते हैं ये सिरिलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट सिरिलाइजेबल शेड्यूल होगा या नहीं होगा। कैसे, देखो आपको यहाँ पर देखना है जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं वो देखने हैं, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस और फ्लो उनका कैसा है। यहाँ पर रीड A हुआ है पहले और राइट A हुआ है बाद में, यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन 1 पहले रीड कर रहा है वैल्यू, उसके बाद राइट कर रहा है। तो यहाँ पर T1 को पहले एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद T2 को एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि यहाँ पर T1 से T2 की तरफ क्या कर दिया मैंने, फ्लोट भेज दिया। क्यों मुझे T1 को पहले एग्जीक्यूट करना है, T2 को पहले क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर T2 पहले एग्जीक्यूट हो गया तो ये जो रीड A है वो क्या होगा, बाद में होगा, और रीड A अगर बाद में होगा तो वो क्या लेगा, अपडेटेड वैल्यू लेगा A की, जो कि मैं करना नहीं चाहता, जो कि इस ट्रांजैक्शन के इक्वल नहीं है। तो ये तो हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं और मुझे दिख रहा है कि T1 को पहले एग्जीक्यूट करना है, उसका T2 को करना है, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू लेगा और ये फिर बाद में अपडेट करनी है वैल्यू। तो मैंने T1 T2 दो बनाए यहाँ पर वर्टेक्स, और फिर मैंने उनके बीच में जो एज बनानी थी मैंने क्या करा, T1 को पहले एग्जीक्यूट करो, T2 को बाद में, तो मैंने T1 से T2 के बीच में ऐसे ही एरो बनाया और ये हमारा डायरेक्शनल बनेगा। ठीक है, आपको डायरेक्शन भी देनी है एरो को, तो T1 पहले होगा उसके बाद T2 होगा, तो मैं इसको करूंगा T1 से एरो जाएगा T2 की तरफ। ठीक है, सेकंड शेड्यूल देखते हैं इसको। ये भी हमारे दो शेड्यूल हैं, दो सर्कल मैंने बना लिए। यहाँ पर पहले रीड हुआ है, उसके बाद वो वैल्यू क्या हो गया, A की वैल्यू अपडेट हो गई है,
T2 ने जो करी है, फिर लास्ट में अपडेट वैल्यू किसने करी है, T1 ने अपडेट करी है। तो राइट के केस में हम क्या देखते हैं, आखिर में किसने अपडेट करी वैल्यू वो देखते हैं वैसे। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं रीड ए पहले होना चाहिए, क्योंकि ये किसी की, ये क्या ले रहा है रीड ए, ये इनिशियल वैल्यू ले रहा है DB से, तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो T1 एग्जीक्यूट सबसे पहले होगा, उसके बाद T2 होगा, यानी कि T1 पहले होगा, उसके बाद T2 होगा, फिर T1 से मैंने एरो बना दिया T2 की साइड, T1 से एरो बना दी मैंने T2 की साइड, फिर मैंने T2 को देखा, T2 में जो राइट हो रहा है ये फिर बाद में लास्ट में राइट हो रहा है T1 ने, यानी कि मैंने देखा कि T1 ने एट द एंड वैल्यू अपडेट करी है एक ही, तो मैं क्या बनाऊंगा, T2 पहले करो फिर T1 को एग्जीक्यूट करो। तो मैंने यहाँ पर बनाऊंगा T2 को पहले करो, फिर T2 से मैंने एरो बना दिया T1 की साइड, क्योंकि राइट है पहले मुझे करना है, फिर ये वाला राइट है मुझे करना है बाद में, क्योंकि एट द एंड T1 ने एग्जीक्यूट करा है, T1 ने अपडेट करी वैल्यू, तो मैं T2 को पहले एग्जीक्यूट करूंगा, फिर एट द एंड राइट कब करूंगा, T2 को बाद में एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ से मैंने ये करा, तो ऐसे ग्राफ बनाया, रीड ए राइट ए, रीड ए से राइट ए, यानी कि T1 पहले फिर T2, तो यहाँ पर देखा राइट ए तो T2 से फिर T1, ठीक है, ये चीज है, क्योंकि राइट में हम देखना आखिर में अपडेट किसने करा, आखिर में अपडेट T1 ने करा है। अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ गया कि जिसमें एक बार एक लाइन पे दो बार आ रहा है, मान लो अभी यहाँ पर क्या T1 से T2 की साइड गए तो ये लाइन बनाती, मान लो एक और कोई ऑपरेशन होता है जिसमें T1 से T2 की साइड दोबारा जा रहा होता है, तो ऐसे नहीं एक और लाइन बनाती, यही लाइन वो एक कॉमन ही रहती सबके लिए, फिर हम कोई 3-4 लाइन नहीं बनाएंगे। अगर एक साइड डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो एक, अगर उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा भी ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है तो भी वो सेम एक ही एज बनी रहेगी। शेड्यूल 3 क्या है यहाँ पर, अब इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या हैं। अब देखो मैं रीड ए कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने करा रीड बी, तो क्या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं। मान लो मैं T1 फिर चला T2, या फिर पहले T2 चल जाए या T1 चल जाए, बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि डिफरेंट डेटा आइटम्स में कर रहे हैं, ये हमारे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो T1 को फर्क किससे पड़ेगा, तो T1 को फर्क पड़ेगा राइट ए से, राइट ए यहाँ पर है, ठीक है, राइट ए, राइट रीड ए हुआ फिर राइट ए होगा, यानी कि रीड ए मेरा क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू ले गई है, फिर बाद में इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, तो यानी कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T3 होगा। तो मैंने 3 सर्कल बनाए, T1 T2 T3, मैंने बना दिया T1 पहले करना है, T3 बाद में, यानी कि T1 से मैंने एरो बना दिया T3 की तरफ। फिर यहाँ पर मैंने आगे पढ़ा, फिर रीड भी हुआ है, अब देखो रीड भी हुआ है तो उसको राइट से ए से कोई मतलब लेना देना नहीं ना, ये सी से मतलब लेना देना, इसको बस अपने राइट बी से लेना देना होगा। रीड भी हुआ उसके बाद राइट भी हुआ, यानी कि रीड भी पहले हुआ फिर राइट भी हुआ, यानी कि T2 पहले चलेगा T1 बाद में चलेगा, T2 पहले चलेगा T1 बाद में चलेगा, यानी कि T2 से ऐड हो जाएगा T1 की साइड, कि T1 पहले चलाओ उसके बाद जाओ, रास्ता आपको मिलेगा T1 के लिए, ये बना दिया। फिर रीड भी देखा मैंने, रीड बी के नीचे यहाँ पे कोई राइट भी है नहीं, ठीक है, तो ना राइट भी है नहीं, ना रीड भी है, तो मैं इससे कोई एज नहीं जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पर राइट ए देखा, इसके बाद ना कोई रीड ए है ना कि कोई राइट ए है, तो इस की तरफ भी कोई एज, यहाँ से भी कोई एज के लिए मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है इसमें। और रीड सी है, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन क्लोज है, इतना ही है, तो यहाँ पर क्या है, रीड सी से भी कोई प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। तो इतना ही मेरा ये ग्राफ बनेगा, लेकिन इस ग्राफ को मैंने कैसे बनाया और क्या एनालाइज कर सकता हूं मैं इस ग्राफ के बेसिस पे। तो यहाँ पर देखो, ये देखो टेस्टिंग कंडीशन फॉर CSS, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इस पर आता हूँ कि इस ग्राफ प्रेसिडेंस ग्राफ को बनाने के बाद आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो कौन सी कंडीशन है जो CSS में होगी या नहीं होगी। इफ प्रेसिडेंस ग्राफ इज साइकिल, अगर ये जो प्रेसिडेंस ग्राफ आपने बनाया है अगर इसमें साइकिल बनती हुई दिख रही है, देन करस्पॉन्डिंग शेड्यूल इज नॉट अ CSS, तो वो CSS नहीं होगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा। तो साइकिल किस में बन रही है, इसमें देखो एक ही साइड जा रहा है, दूसरी साइड जाने का रास्ता ही नहीं है, T1 से T2 की तरफ जा सकते हो, T2 से T1 की तरफ नहीं जा सकते, तो ये साइकिल नहीं बन रही है। ये हमारा कैसा ग्राफ है, ए साइक्लिक ग्राफ है, यानी कि यहाँ पर साइकिल नहीं बन रही है, ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ, तो ये हमारे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा, क्योंकि यहाँ पर साइकिल नहीं बन रही है। यहाँ पर हमारी साइकिल बन रही है, T1 से T2 की साइड भी जा सकते हो, फिर T2 से T1 की साइड भी आ सकते हो, तो साइकिल प्रेसिडेंस ग्राफ है ये, तो यहाँ पर क्या है, ये CSS नहीं होगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा। और हमने यहाँ पर 2 नोट में जाना भी था कि अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा ही होगा। तो आप यहाँ से जो पिछले बोर्ड के जो क्वेश्चन हमने करे थे आप उसको और आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये जो CSS निकला है, ये CSS है, ये वाला तो साइकिल नहीं बन रही, यहाँ पर ए साइक्लिक ग्राफ है, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा और ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी होगा।
एज वेल एज यहाँ पर आगे भी लिख सकते हो एज वेल एज सिलाइजेबल शेड्यूल। यहाँ पर साइकिल बन रही है तो ये क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, हमारा CSS नहीं होगा, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइकिल बन रही है। साइकिल प्रेसिडेंस ग्राफ नॉट अ CSS, बट वी हैव टू चेक फॉर द सिलाइजेबल शेड्यूल, हैंस इट इज आल्सो नॉट सिलाइजेबल शेड्यूल, बट व्हाई। अब देखो ये हमारा सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, हमने पढ़ा है अगर जो कोई शेड्यूल सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, अगर कोई शेड्यूल सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो वो सॉरी अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो हम वो सिलाइजेबल है या नहीं, ये हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते। तो ये हमारा CSS तो है नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर साइकिल बन नहीं रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल तो है नहीं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सिलाइजेबल शेड्यूल के लिए। अब सिलाइजेबल शेड्यूल के लिए हम कैसे चेक करेंगे, या तो वो बेसिक फॉर्मूला लगा लो जो हमने पिछले बोर्ड में करा, या फिर मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हैंस इट इज आल्सो नॉट सिलाइजेबल शेड्यूल, और वैसे ये सिलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं है, मैंने आंसर भी यहाँ लिख दिया, ये हमारा सिलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, बट वाई, क्यों नहीं है हमारे ये सिलाइजेबल शेड्यूल, इसका आंसर हम आगे जान जाएंगे कि अगर आपका CSS नहीं आता तो आप कैसे चेक करोगे सिलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं। वैसे अब इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले बोर्ड में, लेकिन अभी भी जान लेंगे हम। यहाँ पर कोई साइकिल बन रही है, नहीं बन रही, T2 से मैं कोई सा भी ले सकते हो ट्रांजेक्शन, T2 से मैं T1 की साइड जा सकता हूँ, T1 से T3 की साइड जा सकता हूँ, लेकिन T3 से मैं दोबारा नहीं आ सकता, ना T3 से T1 की साइड जा सकता हूँ, ना T3 से T2 की साइड जा सकता हूँ, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई एज नहीं है और यहाँ पर बैक एज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बनी है, ये मेरा ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ है, तो ये मेरा ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ है, इसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है, तो ये मेरा CSS होगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल होगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल होता है वो सिलाइजेबल शेड्यूल भी होता है, तो ये मेरा सिलाइजेबल शेड्यूल भी होगा और कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल दोनों होगा। TO ये क्या लिखा है, TO हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तब दोबारा हम इसमें आएंगे, आगे पढ़ लेते हैं। इफ प्रेसिडेंस ग्राफ इज साइकिल, अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल है तो वो हमारा क्या नहीं होगा, CSS नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा। बट वी डोंट नो वेदर द शेड्यूल इज सिलाइजेबल और नॉट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सिलाइजेबल होगा या नहीं होगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे। इफ प्रेसिडेंस ग्राफ इज एसाइक्लिक, अगर हमारा जो दिया गया प्रेसिडेंस ग्राफ है अगर वो एसाइक्लिक है, यानी कि उसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है, देन करस्पॉन्डिंग शेड्यूल इज अ CSS, तो हमारा जो शेड्यूल है वो क्या होगा, CSS होगा, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल होगा, हेंस अ सिलाइजेबल शेड्यूल, और सिलाइजेबल शेड्यूल भी होगा ही होगा। एंड कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू गिवन शेड्यूल कैन बी गिवन बाय टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ। और कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल जो है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल जो है वो हम किससे पता लगा सकते हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर से पता लगा सकते हैं, यानी कि कौन सा सीरियल शेड्यूल के वो इक्विवेलेंट है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट निकालते हैं ना कि ये वाला शेड्यूल किसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, इस वाले सीरियल शेड्यूल के। ये वाला सीरियल शेड्यूल क्या है, T2 टू T1 जा रहा है, यानी कि T2 पहले एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद T1 बाद में हुआ, तो इसको कैसे करेंगे, T2 टू T1 करता है कि T2 पहले हुआ उसके बाद T1 हुआ, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन से सीरियल शेड्यूल के इक्वल है ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, कौन से सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ये जो शेड्यूल है ये मेरा इस शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगा, वो भी मैं पता लगा सकता हूँ टोपोलॉजिकल ऑर्डर से, ये मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, टोपोलॉजिकल ऑर्डर से पता सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको तो कह दिया ये क्या है, CSS है, ये मैंने कह दिया CSS है, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल है, लेकिन ये किसकी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल है, T1 टू T2 के या T2 टू T1 के, किसके इक्वल है, या तो दोनों के होगा या किसी एक के होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल है, लेकिन किसके है और उसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर टोपोलॉजिकल ऑर्डर की मदद से आप आसानी से ये फाइंड कर सकते हो किसके इक्विवेलेंट ये किसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है, ये वाला जो शेड्यूल है किसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, इस केस में ये वाला शेड्यूल इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो इससे हमें ये पता चला है जो हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर होगा ये हमारा ये हमारा 1, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मान लो बस इसमें क्या है, इसमें तो बस इसी वाले के इक्वल है, T2 टू T1 के इक्वल है, तो बस ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर आएगा। मान लो ये दोनों इक्वल होते, इस वाले शेड्यूल के दोनों इक्वल आते, दोनों यहाँ पर क्या आते, इसका बिहेवियर इन दोनों के इक्वल होता, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होता, तो इसमें दो टोपोलॉजिकल ऑर्डर आते। कैसे आते हैं वो देखते हैं पहले। लेट G इक्वल टू VE, यानी कि G क्या है, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, और V क्या है वर्टेक्स, E क्या है एज, बी ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ। ये हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर किसका निकाल रहे हैं, ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ का, ए साइक्लिक यानी कि कोई साइकिल
नहीं बननी चाहिए। जैसे कि इसका हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं फाइंड करेंगे, हम इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड करेंगे। दैट मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ, जिसका मतलब क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ से है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये मैंने कोई भी एक ट्रांजैक्शन का, किसी भी ट्रांजैक्शन है, इनका नहीं है, किसी भी ट्रांजैक्शन का मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ये ग्राफ बना लिया। जैसे ये प्रेसिडेंस ग्राफ था, प्रेसिडेंस ग्राफ जैसे ये बन रहा है वैसे मैंने इसका बना लिया। अब मुझे देखना है यहाँ पर कौन से ट्रांजैक्शन पे एक भी लाइन नहीं आ रही है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो एक भी एरो किस पे नहीं आ रहा है, जैसे आप यहाँ देखो T1 से सारे एरो दूसरी साइड जा रहे हैं, T1 की साइड कोई एरो नहीं आ रहा है, तो मैं इस पे लिखूंगा 0 कि इसमें 0 एरो, इसकी तरफ कोई नहीं आ रहा है, 0 है ये। T2 की तरफ कौन आ रहा है, T2 की तरफ देखो T1 से सिर्फ एक लाइन आ रही है, सिर्फ एक एज आ रही है T1 से T2 की तरफ, और सब इससे दूर जा रही हैं, तो बस एक एज आ रही है तो एक लिख दो। T4 पे यहाँ पर एक एज ये वाली आ रही है, एक एज ये वाली आ रही है, तो इस पे 2 एज आ रही है यहाँ पर, तो 2 लिख दिया। T5 पे ये एज आ रही है और ये एज आ रही है, तो 2 एज लिख दिया। T3 पे ये वाली एज आ रही है, ये वाली एज आ रही है, ये वाली एज तो T5 की तरफ जा रही है, इसको नहीं करेंगे, तो 1 और 2 एज आ रही हैं। तो इस ऐसे करके आप क्या नंबरिंग कर लेनी है। फिर क्या करना है, आपको जिसकी 0 है, जिसके इस तरफ 0 नंबर आएगा उसको आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद इसको हटा देना है, यानी कि इस वाले को क्या कर देंगे, इरेज कर देना है। यानी कि इसको आप कंसीडर नहीं करोगे T1 को, उसका तब इसके जो एरोज हैं ये सब भी हटा दोगे। उसके बाद इन 1 2 3 4 चारों पे चेक करोगे किसका 0 लाइन आ रही है, यानी कि फिर इसको मिटाने के बाद, इसको T1 को हटाने के बाद फिर इन चारों पे चेक करोगे किस पे 0 एज आ रही है उसकी तरफ, तो जो भी आएगा उसको फिर लिखोगे, उसके बाद उसको भी मिटा दोगे और उसकी लाइंस भी मिटा दोगे। ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा वो देखते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लूं, इस वाले का ले लेता हूँ, या फिर चलो इसी का ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल। 1 2 3 4 5। ये हमारा बन गया T1 T2 T3 T4 T5। अब देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या बन गया, इसका देखो इसकी तरफ एक भी एज नहीं आ रहा तो 0, इसकी तरफ ये वाला एज आ रहा है तो 1, इसकी तरफ ये वाला एज आ रहा है और ये वाला एज भी आ रहा है तो 2, इसकी तरफ ये वाला एज आ रहा है तो इसका भी नंबर 2, इसकी तरफ एक एज आ रहा है, ये वाला भी एज आ रहा है 2 एज आ रही है, ये वाला एज तो जा रहा है इसकी तरफ, इसको नहीं लेंगे। जो इसकी तरफ, जिस ट्रांजैक्शन की तरफ एज आ रही है, डायरेक्टेड एज आ रही है, उसको उतनी गिनेंगे। उसके बाद मैंने क्या करूँगा, जिसके पास 0 एज आ रही है उसको मैं लिख दूंगा, उसको मैं लिख दिया T1 लिख दिया, T1 लिख दिया, ठीक है, T1 लिख दिया। उसके बाद T1 को क्या कर दो, इरेज कर दो। जिसको भी आपने, जिसकी तरफ 0 आ रही है उसको लिखने के बाद उसको यहाँ पर क्या कर दो, इरेज कर दो। अब मैं T1 को इरेज करूंगा, उसकी जो एरोज हैं इन सबको इरेज कर दूंगा जो इसके पास से जा रही थी, यानी कि ये वाली एज भी जाएगी, ये वाली एज भी जाएगी और ये वाली एज भी जाएगी। अब मैं दोबारा काउंटिंग करूंगा नंबर्स की कि कौन कौन सी नंबर, किसका नंबर क्या हो गया, 0 हो चुका है। जिसका नंबर 0 हो जाएगा उसको मैं इसके आगे ज्वाइन करता जाऊंगा। किसका नंबर अब 0 हो गया, इसकी तरफ एक एज जा रही है, इसकी तरफ अब कोई भी एज नहीं जा रही है, इसकी तरफ 0 हो गया, इसकी तरफ 1 है, इसकी तरफ अभी भी 2 है। अब T2 की तरफ 0, T2 के पास 0 एज आ रही है तो मैं अब लिखूंगा T2 लिखा। उसका फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, रब कर दूंगा, इसकी तरफ से जो भी एरोज जा रहे थे वो भी मैं रब कर दूंगा। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, इसकी तरफ T4 की तरफ एक भी एज नहीं आ रही तो ये 0 कर दिया, T3 की तरफ भी कोई भी एज नहीं आ रही है, 0 कर दिया, T5 की तरफ अभी भी 2 एज आ रही है, कर दिया। लेकिन अब क्या कंडीशन बन गई, अब इसमें 2 0 बन गए। अब बताओ किसको लूंगा मैं, तो उसमें 2 केस बन जाएंगे। तभी यहाँ पर देखो क्या है, T1 हुआ फिर T2 हुआ, अब 2 0 ऐसे बन जाएंगे, इसको मिटाने के बाद, इतना करने के बाद 2 0 बन जाएंगे। इसलिए अब 2 केसेस है, या तो T3 को पहले उठा लो, T3 को पहले उठाओगे, उसके बाद फिर
T3 को पहले उठाया, यानी कि मान लो आपने, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, T3 उठाया, T3 उठाया तो इसको मिटा दिया आपने, और इसके पास से जो एज जा रही थी इसको भी मिटा दिया। तो यहाँ पर तो अभी भी 0 है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 से अब हो जाएगा 1। उसका क्या उठाओगे, T4 हटाओगे, तो T4 हटाया, उसके बाद क्या, T4 हटाया तो उसके बाद इसके पास भी 0 हो जाएगी एज, और ये भी हट जाएगा। उसके बाद फिर T5 लास्ट में बचेगा, जो कि T5 लिख दोगे, T5 ये भी हट जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या हटाया होता, ये तो मैंने T3 हटाया पहले, लेकिन अगर मान लो T4 भी तो 0 था, मान लो मैंने T4 हटाया, T4 पहले हटाया होता, उसके बाद क्या हटाते हम, फिर T3 हटाते, T3 0 होता, उसके बाद T5 0 होता, ये ऑर्डर आता। कहने का मतलब है कि ये T3 था, इसके पास 0 थे, T4 था, इसके पास भी 0 थे, और ये T5 था, इसके पास 2 थे, ये और ऐसे एरो थे। मैंने क्या करा, T3 पहले हटाया, उसके बाद फिर ये T4 हटाया, क्योंकि फिर बाद में E0 बचा, T5, ये तो ऑर्डर हमने देख लिया। लेकिन क्या हो जब मैं T4 पहले हटाऊं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, मान लो मैंने T4 पहले हटाया तो मैं T4 हटाऊंगा, उसके बाद मेरे पास कितने बचेंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा 1 बन जाएगा हटाने के बाद इसको, उसके बाद T3 हटाऊंगा मैं, फिर ये 0 बच जाएगा, फिर T5, यानी कि फिर कैसे होगा, T4 T3 T5। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये वाला ऑर्डर चलेगा, यानी जैसे इसमें तो 2 ट्रांजैक्शंस थे तो इसमें 2-2 के बनते, ये वाले एरो बन जाते, इसमें 5 ट्रांजैक्शन थे तो इसके ऐसे बनेगा ये वाले ऑर्डर। तो 2 ऑर्डर पॉसिबल है इसके। कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है, T1 T2 T3 T4 T5, T1 T2 T3 T4 T5, या फिर T1 T2 T4 T3 T5, T1 T2 T4 T3 T5। ये 2 ऑर्डर हमारे क्या थे, इसमें पॉसिबल थे। ये चीज है। नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, if there may be more than one topological order for given acyclic precedence graph। यहाँ पर there may be more than one, एक से ज्यादा टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम इसका 2 ट्रांजैक्शन है तो 2 सीरियलाइजेबल शेड्यूल पॉसिबल होंगे, और इनमें से कोई अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल निकला तो ये किसी एक के तो मिनिमम होगा ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये 2 के हो जाएगा, या फिर 5 शेड्यूल है तो मिनिमम एक के तो होगा ही होगा, या 5 की होगा। तो वो लिखा है मोर देन वन टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन एसाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ, एसाइक्लिक होना चाहिए। नोट करने वाली बात क्या है, इफ देयर आर मोर देन वन टोपोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द गिवन प्रेसिडेंस ग्राफ, then it means that given schedule is conflict equivalent to more than one serial schedule and those serial schedules are defined by different topological order। कहने का मतलब क्या, अगर किसी भी सीरियल शेड्यूल के क्या लिखा है, इफ देयर आर मोर देन 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर, अगर किसी के भी 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनते हैं जो भी गिवन प्रेसिडेंस ग्राफ है, जैसे इसमें 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर बन रहे हैं या 2 से ज्यादा बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट, वो जो शेड्यूल है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है 2 से ज्यादा सीरियल शेड्यूल के, जैसे हमने समझ लिया, इस पॉइंट मैंने समझा चुका हूं बहुत बार। एंड दो सीरियल शेड्यूल्स आर डिफाइंड बाय डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डर, और वो दो जो सीरियल शेड्यूल है उनको डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डर से डिफाइन करके हम दिखा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर, चेक वेदर द शेड्यूल इज सीएसएस और नॉट, इफ नॉट सीएसएस देन चेक फॉर सिलाइजेबल और नॉट। जैसे कि मैंने याद जो बताया था आपको, ये कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये सिलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल नहीं है क्योंकि ये साइकिल है यहाँ पर, लेकिन ये सिलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आंसर लिख दिया ये सिलाइजेबल नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। 3 ट्रांजैक्शन है, T1 T2 T3, 3 ट्रांजैक्शन है, रीड ए हुआ, फिर राइट ए हुआ, राइट ए हुआ, राइट ए हुआ। रीड ए यहाँ पर क्या है, रीड फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस ये है, राइट ए जो है ये हमारा फाइनल अपडेट है, हमारा ए इज फाइनली अपडेटेड बाय T3। हमेशा मैंने आपको शुरुआत से अभी लेक्चर के बताया कि हम एक कोई भी शेड्यूल, जैसे कि पिछले बोर्ड की मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट कैसे हम बताते थे कोई भी शेड्यूल को, किसी भी सीरियल शेड्यूल के। एक तो उसके सारे के सारे रीड जो मैंने यहाँ पर उसके पॉइंट्स लिखे थे, पिछले बोर्ड के 2 पॉइंट्स जो लिखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्या था कि एक तो रीड जो है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों के दोनों शेड्यूल में,
यानी कि अगर यहाँ पर रीड फ्रॉम इनिशियल डी भी है तो वहाँ पर भी रीड फ्रॉम इनिशियल डी होना चाहिए उस भी सीरियल शेड्यूल के। और फाइनल अपडेट, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लास्ट में लिखी थी फाइनल अपडेट, जिसको ब्रैकेट में लिखा था राइट, फाइनल अपडेट जो है वो इक्वल होगा, पिछले बोर्ड की बात कर रहा हूँ, फाइनल अपडेट इक्वल होना चाहिए। फाइनल अपडेट का मतलब है कि फाइनल अपडेट, बीच के जो अपडेट है उनसे मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी वैल्यू रही हो, आखिर में वैल्यू क्या हुई वो उससे मतलब है, इज फाइनली अपडेटेड बाय T3। तो दोनों का करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। तो अभी हम चेक करें कि हमें चेक करना है क्या ये शेड्यूल सिलाइजेबल है या नहीं। अगर सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो हमें सिलाइजेबल के लिए चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका मैं क्या करना हूँ, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाऊंगा। प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इसका देखो खुद भी बना के ट्राई करो, इसके इक्वल आना चाहिए, कैसे बना वो बता देता हूँ। इनिशियली रीड हुआ यानी कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T2 होगा, T1 उसके बाद T2, T1 से एरो बना दिया, ये वाला एरो, T1 से T2 की साइड एक एरो जाएगा, ये देखो जा रहा है ये वाला सीधी लाइन वाला। फिर क्या है, T2 से T1 होना चाहिए, फिर T2 से T1 है तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एरो ऊपर वाला जो चांस सा बन के आ रहा है T2 से T1 की साइड भी जाएगा। फिर T1 से T3 होना चाहिए, यानी कि T1 पहले होगा फिर T3 होगा, तो T1 से T3 हो गया। अब बोलोगे ये वाली लाइन कहाँ से आई, अब देखो खुद ध्यान से देखो किस किस पर डिपेंडेंट है वो हमें देखना है। हम शुरुआत से देखेंगे कैसे बना, ये हमें सिर्फ एक रीड से लेना देना नहीं है, हमें और सारे ट्रांजैक्शन से भी लेना है। शुरू से बनाएंगे हम, क्या गलती थी, हमने रीड ए करा इनिशियली तो T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कौन कौन से ट्रांजैक्शन से पहले एग्जीक्यूट होगा, रीड ए जो है T2 से भी पहले होना चाहिए और T3 से भी पहले होना चाहिए। ये भी देखो, इस वाले को भी देखो, क्योंकि T2 से तो हमने पहले कर दिया था कि सीधी वाली लाइन T2 तक जा रही है, T1 पहले होगा फिर T2 होगा, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर रीड ए हुआ कि T2 से पहले होगा और रीड ए T3 से भी पहले होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दो लाइन बनाऊंगा, T1 से T2 की साइड भी बनाऊंगा और T1 से T3 की साइड भी बनाऊंगा। ओके ठीक है। सेकंड हुआ हमारा ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 2 के बाद हमारा T1 होना चाहिए और ट्रांजैक्शन 2 के बाद T3 होना चाहिए, ट्रांजैक्शन 2 के बाद T1 होना चाहिए ये वाला, तो ट्रांजैक्शन 2 के बाद T1 होना चाहिए, इस साइड वाला एरो बना दिया, और फिर T3 होना चाहिए, तो T2 के बाद T3 होना चाहिए, इसलिए ये वाला एरो बनाया T2 से T1 की साइड। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन 1 के बाद T3 होना चाहिए, ट्रांजैक्शन 1 के बाद T3 होना चाहिए, जो कि हमने पहले से ही एज बना रखी है तो उसके ऊपर ओवरलैप हम नहीं करेंगे, पहले से एज तो उसको बने रखेंगे है। T3 के बाद कोई एग्जीक्यूट नहीं आया तो इतना ही बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये नहीं, तो हमें देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल बन रही है, T1 से मैं T2 की साइड चले गया, T2 से मैं T1 की साइड दोबारा आ गया, साइकिल बन रही है, साइकिल बन रही है, तो यहाँ बनी हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा। साइकिल प्रेसिडेंस ग्राफ है तो नॉट अ CSS, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, बट स्टिल अ सिलाइजेबल शेड्यूल, लेकिन अभी भी ये सिलाइजेबल शेड्यूल है। लेकिन कैसे पता चला, हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, बिकॉज बिहेवियर ऑफ गिवन शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल T1 T2 T3, क्योंकि इस शेड्यूल का जो बिहेवियर है वो क्या है, किसके इक्वल है, सीरियल शेड्यूल T1 T2 T3 के इक्वल है। जैसे हमने पिछली बार चेक करा था, पिछले बोर्ड में हमने देखा था सिलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, वही तरीका मैंने अपनाया है, बस वही चीज मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा, सीरियल शेड्यूल, अब इसी सीरियल शेड्यूल बनाओ, यानी कि T1 को पहले एग्जीक्यूट कर दो, फिर T2 को, फिर T3 को, ऐसे करते करते बनाओ सभी सीरियल शेड्यूल जितने भी पॉसिबल है। फिर क्या कर दो, T2 को पहले कर दो, फिर T3 को करो, फिर T1 को करो, फिर T3 को पहले कर दो, T2 को बाद में करो, फिर उसके लास्ट में करो T1 को। तो ऐसे कर करके चेक करो कि कौन सा इस शेड्यूल के इक्वल है, जो इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट चेक करना है, इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है, कौन सा इक्विवेलेंट है उसका बिहेवियर। तो मैंने यहाँ पर कौन सा शेड्यूल देखा, T1 T2 T3 देखा मैंने पहले ही, तो T1 को पहले एग्जीक्यूट कर दिए, फिर T2 को करा, फिर T3 को करा, इसके पहले एग्जीक्यूट कर दिए ऑपरेशंस, इसको बाद में करे, इसके बाद में करे। तो फिर मैंने चेक करा क्या इसका बिहेवियर इसके इक्वल है। पिछला वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लाइन वाइज चलना समझने के लिए। तो रीड फ्रॉम इनिशियल डेटाबेस है, रीड तो एक है, रीड्स जो है सेम होने चाहिए, जैसे 2 पॉइंट याद आने चाहिए बस सिलाइजेबल शेड्यूल के पिछले बोर्ड के, रीड टोटल नंबर ऑफ रीड्स जो है वो सेम होने चाहिए जितने भी रीड है। तो ये रीड हो रहा है इनिशियल डेटाबेस से, ये वाला रीड भी हो रहा है यहाँ पर इनिशियल डेटाबेस से, और यहाँ पर हम रीड से मतलब नहीं है कि T1 पहले राइट कर रहा है फिर T2 राइट कर रहा है, जबकि यहाँ पर T2 पहले राइट कर रहा है, T1 राइट बाद में कर रहा है, इनसे मतलब नहीं है मुझे सेकंड पॉइंट याद आना चाहिए, फाइनल अपडेट। फाइनल अपडेट क्या है, फाइनल अपडेट किसने करा, T3 ने, और T3 ने यहाँ पर भी फाइनल अपडेट करा, तो मुझे बस फाइनल अपडेट देखूंगा, बीच के अपडेट मैं नहीं देखूंगा।
वो पिछले बोर्ड के 2 पॉइंट याद आने चाहिए इक्विवेलेंट के लिए, बस वो वाले इसमें काम है, लाइन वाइज चलना चाहिए। पहला बोर्ड देखो, दूसरा बोर्ड देखो, फिर तीसरे बोर्ड पे आओ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये? हमारे यहाँ पर नोट्स क्या कह रहे हैं? पहला नोट क्या कह रहा है? इफ शेड्यूल इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल, अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, इफ शेड्यूल इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल बट अ सिलाइजेबल शेड्यूल hence at least one blind write operation exists in the schedule but converse of the statement need not be true। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है लेकिन वो सिलाइजेबल शेड्यूल है, जैसे कि ये वाला केस था, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है लेकिन ये सिलाइजेबल शेड्यूल है, तो उसमें क्या होगा? हेंस एट लीस्ट वन ब्लाइंड राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट इन द शेड्यूल, तो इसमें कम से कम एक ब्लाइंड राइट ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि यहाँ पर कम से कम एक ब्लाइंड राइट बोला, अब देखो यहाँ पर तो रीड करा फिर राइट करा। ब्लाइंड राइट ऑपरेशन सबसे पहला बोर्ड याद आना चाहिए, क्या था ब्लाइंड राइट ऑपरेशन? विदाउट रीड करे अगर हम सीधा राइट कर दें, विदाउट रीड करे सीधा राइट कर दें, वो ब्लाइंड राइट होता है। तो यहाँ पर देखो T2 ने रीड ही नहीं करा, एक ही वैल्यू, इसने सीधा अपडेट कर दी। ये बोल मान के आया था कि मैं तो अपडेट करना है, मैं कोई रीड करने नहीं आया। T2 ने ब्लाइंड राइट करा है और T3 ने भी ब्लाइंड राइट करा है, और ये बोला कब एटलीस्ट वन तो होगा ब्लाइंड राइट। यहाँ पर तो हमें दो मिल गए, कम से कम एक तो होगा ही होगा। At least one blended operation exists in the schedule, but converse of the statement need not be true। ये important है। Converse of the statement need not be true का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है लेकिन सिलाइजेबल शेड्यूल है, तो उसमें कम से कम एक ब्लाइंड राइट ऑपरेशन होगा ही होगा। लेकिन कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके शेड्यूल में कोई एक ब्लाइंड राइट ऑपरेशन है, तो वो जरूरी नहीं कि वो सिलाइजेबल शेड्यूल होगा और वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है और सिलाइजेबल शेड्यूल है, तो उसमें जरूरी है कि कम से कम एक ब्लेंडेड ऑपरेशन होगा। लेकिन कन्वर्स इसका उल्टा लो, कि उसका उल्टा ऐसा नहीं कि आप ये देखो कि आपके शेड्यूल में एक ब्लेंड, ऐसा नहीं कि अगर आपके शेड्यूल में कोई एक ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो वो जरूरी नहीं कि वो एक नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा और सिलाइजेबल शेड्यूल होगा। इंपॉर्टेंट बात है, सीधा सीधा पढ़ना सही है, उल्टी बात ये गलत हो जाएगी। ये लिखा है। सेकंड नोट क्या लिखा है? इफ शेड्यूल इज नॉट अ सीएसएस, अगर शेड्यूल हमारा सीएसएस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, एंड देयर इज नो ब्लाइंड राइट ऑपरेशन इन द शेड्यूल, और कोई ब्लाइंड राइट ऑपरेशन भी नहीं है, देन शेड्यूल कैन नॉट बी सिलाइजेबल शेड्यूल, तो शेड्यूल हमारा सिलाइजेबल नहीं हो सकता। तो आप बिना देखे इस पॉइंट को देखने बाद आपका कितना टाइम बच गया? चेक करने का ही टाइम बच गया। आपने ग्राफ बनाया, आपका सीएसएस नहीं निकला, सीएसएस नहीं निकला आपका, तो आपको पता चल गया। अब आप क्या बनाने लग गए? ये बनाने लग जाओगे, जबकि बनाने की जरूरत शायद से पड़े भी ना किसी में। क्यों? आपने देखा आपका सीएसएस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, तो फिर आपने चेक करा क्या इसमें कोई ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो उसमें कोई ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप सीधा सीधा वहां पर क्या कर सकते हो? वो सिलाइजेबल नहीं है ये घोषित कर सकते हो, सीधा सीधा। थर्ड नोट कहता है इफ शेड्यूल इज नॉट अ सीएसएस, यानी कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है और उसमें ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, अगर आपका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है और उसमें ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है शेड्यूल में, तो देन शेड्यूल मे और मे नॉट बी सिलाइजेबल, तो वो शेड्यूल सिलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसका आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आप इस वाले एग्जांपल को देख सकते हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये साइकिल बन रही है, यानी कि सीएसएस नहीं है, साइकिल बन गई, सीएसएस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा सिलाइजेबल है कि नहीं। उसके लिए तो पहला नोट पढ़ो, अगर कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है और वहां पर कोई ब्लेंडेड भी ऑपरेशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो सिलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल तो है नहीं, क्या इसमें कोई ब्लेंडेड ऑपरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं भाई, यहाँ पर तो ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये सेकंड कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, तो नोट 2 वाला हमारा भी इसमें काम नहीं आएगा। नोट 3 काम आएगा, अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, जो कि इसमें नहीं है, और कोई ब्लेंडेड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, तो वो सिलाइजेबल मे और मे नॉट बी पॉसिबल, यानी कि सिलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि इसके लिए मुझे ये बना के चेक करना पड़ेगा। थर्ड वाला नोट इसके लिए है, इसके लिए तभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था, क्यों है इसको हम आगे जानेंगे। ये चीज है, अगर इसी को पढ़ लेगा इंसान, इसको नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी।
फोर्थ नोट का है, कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबिलिटी कंडीशन इज अ इफ देन कंडीशन। कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबिलिटी कंडीशन क्या है? इफ देन कंडीशन है, जिसका मतलब है दैट मींस इफ शेड्यूल इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल, अगर हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल है, देन शेड्यूल इज अ सिलेजिबल शेड्यूल, तो हमारा शेड्यूल सिलेजिबल शेड्यूल भी होगा। सिंपल सी बात है, वही दो नोट्स की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल है तो वो सिलेजिबल भी होगा, वही लिखा है। अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल है तो देन कंडीशन भी ट्रू होगी। अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू है तो देन कंडीशन भी ट्रू होगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, अगर मेरी इफ कंडीशन फॉल्स है, अगर मेरी इफ कंडीशन फॉल्स है तो देन कंडीशन मे नॉट बी ट्रू। देखो कैसे, अगर कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल है तो शेड्यूल सिलेजिबल शेड्यूल होगा ही होगा, पहला नोट, ठीक है। अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल नहीं है, मान लो इफ कंडीशन फॉल्स है, तो शेड्यूल मे नॉट बी सिलेजिबल शेड्यूल, ये आ जाएगा। ये चीज है इसमें ध्यान देने वाली। इफ देन कंडीशन का यही होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो देन की कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो देन की कंडीशन मे नॉट वाली हो जाएगी, मे नॉट वाली हो जाएगी, ठीक है। देयर आर मेनी सिलेजिबल शेड्यूल्स विच आर नॉट CSS। अब देखो, अब व्यू सिलेजिबल शेड्यूल पे हम थोड़ा सा आने वाले हैं इन 3 पॉइंट से, और जो कि हम नेक्स्ट बोर्ड में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी सिलेजिबल शेड्यूल विच आर नॉट CSS। बहुत सारे सिलेजिबल शेड्यूल हैं, बहुत सारे ऐसे सिलेजिबल शेड्यूल हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल नहीं है। दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल कंडीशन डज नॉट कवर ऑल सिलेजिबल शेड्यूल, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल सभी सिलेजिबल शेड्यूल को कवर नहीं करती है। Therefore we define view serializable schedule, इसलिए हमने क्या डिफाइन करा? व्यू सिलेजिबल शेड्यूल करा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल शेड्यूल पूरे के पूरे जो हमारे सीरियल शेड्यूल है उसको कवर नहीं करती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमने नया कॉन्सेप्ट लाया, व्यू सिलेजिबल शेड्यूल। व्यू सिलेजिबिलिटी कंडीशन इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। एक है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ओनली इफ वाली जो कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो ओनली इफ वाली भी फॉल्स होगी। ये इफ एंड इफ है, ये इफ देन वाली थी, ये अलग है, ये अलग है कंडीशन। दैट मींस शेड्यूल इज अ व्यू सिलेजिबल शेड्यूल, अगर शेड्यूल हमारा व्यू सिलेजिबल शेड्यूल है, इफ एंड ओनली इफ शेड्यूल इज अ सिलेजिबल शेड्यूल, मतलब अगर कोई शेड्यूल व्यू सिलेजिबल शेड्यूल है तो वो सिलेजिबल शेड्यूल होगा ही होगा, और अगर ऐसे बोल दो अगर कोई शेड्यूल सिलेजिबल शेड्यूल है तो वो व्यू सिलेजिबल शेड्यूल होगा ही होगा, ठीक है। इसको वैसे हम और आगे भी डिस्कस करेंगे, एक मैं आपको चार्ट बना के इसको बताऊंगी कि ये सारे क्या होते हैं, कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल एक डायग्राम से बिल्कुल ध्यान आ जाएगा आपको कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट सिलेजिबल है, कौन से व्यू सिलेजिबल है और कौन से सिलेजिबल शेड्यूल है। व्यू सिलेजिबल शेड्यूल क्या होता है, इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं अभी, जो कि पिछले उसमें काम आएगी। इफ गिवन शेड्यूल इज अ व्यू इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ द सीरियल शेड्यूल, अगर मेरा गिवन शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट है किसी एक सीरियल शेड्यूल के, देन इट इज कॉल्ड अ व्यू सिलेजिबल शेड्यूल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कल वाले बोर्ड में देखेंगे। अगर मेरा गिवन शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट है, जैसे इसमें क्या था, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट था, अब उसमें क्या हो जाएगा, वी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर मेरा गिवन शेड्यूल वी इक्विवेलेंट है कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी, कम से कम लेकिन एक सीरियल शेड्यूल के, तो वो मेरा व्यू सिलेजिबल शेड्यूल होगा। बिल्कुल इसी से आप कंपेयर कर सकते हो, व्यू सिलेजिबल बिल्कुल सेम चीजें हो रही है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर ये जो बोर्ड है वो कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, और स्टे ट्यून। इसी के साथ इस बोर्ड में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।